अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेहत की बात विद डॉक्टर आयशा असद. I am Dr. Aisha Asad after a long time. Actually, due to my hectic routine, I don't get much time to make videos daily. So इसलिए बीच में ब्रेक आ जाता है, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियोस बना के अपलोड करती रहूँ और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करती रहूँ. आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मदर्स के लिए है जो पूरे विंटर्स इस चीज़ के लिए परेशान रहती है कि किस तरह बच्चों की केयर की जाए, उनकी हिफाजत की जाए, वो बीमार ना हो. और पूरी सर्दियाँ ही माओ की इसी कोशिश में गुजर जाती है, लेकिन बच्चे फिर भी एक ना एक बार तो ज़रूर बीमार होते ही हैं सर्दियों में. बीइंग अ मॉम, मैं इस चीज़ को समझती हूँ और जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है ये सर्दियों का पीरियड हम सब के लिए. तो चलें, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इन पूरे विंटर्स में आपको एक कंप्लेंट ज़रूर मिलेगी. न्यूबॉर्न हो या बड़े बच्चे हो, बच्चे को एलर्जी हो गई, दाने निकल आए, स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ आते ही रहते हैं. तो कभी सोचें कि विंटर्स में ही ऐसा क्यों होता है. इस वजह से होता है क्योंकि हम सबको आदत है बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाने की, और हम लोग बच्चों की बॉडी को ओवर हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट रैशेज़ भी अमूमन हो जाते हैं उन्हें. हम लोग बच्चे को सर से लेके पैर तक ढक देते हैं, तो उसकी जो बॉडी हीट है वो कहाँ से एक्सक्रीट होगी. तो ऐसा रूम, घर का ऐसा रूम जो गर्म है, जहाँ पे हवा नहीं आ रही है, एक रूम में रहते हुए बच्चे को इतना ज़्यादा कवर रखने की सच नीड नहीं होती है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सर या पैरों में से कोई एक चीज़ जो है उसकी अनकवर रखें. अगर आप कैप पहना रहे हैं तो सॉक्स नहीं पहनाएं. अगर आपने सॉक्स पहनाए हैं तो कैप नहीं पहनाएं, ताकि उसका कोई एक बॉडी पार्ट जो है वो अनकवर हो, जहाँ से उसकी बॉडी की हीट जो है एक्सक्रीट हो सके. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि लेयर्स उतनी पहनाएं जितनी मौसम के हिसाब से ज़रूरी है. मैंने देखा है अक्सर लोग जो है बच्चों को 3-3 कैप्स, इवन 3-3 सॉक्स इस तरह भी पहनाते हैं, लेकिन अपने एरिया के हिसाब से. हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को अच्छी तरह कवर करने की नीड है ताकि हवा ना लग जाए. लेकिन अगर आप घर में हैं और ऐसा रूम जहाँ पे हवा नहीं आ रही है कहीं से, तो बेहतर यही है कि रूम को गर्म रखें और बच्चे को कम लेयर्स पहनाएं, ताकि बच्चे की बॉडी पे हीट रैशेस ना बने, या दाने या गर्मी दाने इस तरह की कोई चीज़ ना निकले. पॉइंट है, जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, ऊन से बने जो कपड़े होते हैं, उससे अक्सर बच्चों को एलर्जी हो जाती है. वो वूलन क्लॉथ्स जो हैं हाथ से बने भी हो सकते हैं, जो बाज़ार में हमें रेडीमेड मिलते हैं, उसमें भी आप मटीरियल हमेशा देखें. वो चीज़ बच्चे की डायरेक्ट बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए. आप उसे पहले कोई कॉटन का बॉडी सूट पहनाएं, उसके बाद ऊपर आप वूलन कपड़ा पहनाएं. बच्चे की बॉडी डायरेक्ट उससे ना हो, अटैच ना हो. उस वजह से बच्चे को रैशेज़ और एलर्जी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये फैब्रिक सूट नहीं करता है. तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें. ख़ास तौर पे जो नेक के अराउंड एरिया है या कफ्स होते हैं, यहाँ पे नहीं ढका हुआ होता है, तो जब वो कॉलर्स लगते हैं तो बच्चों को नेक रैशेज़ हो जाते हैं. तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. बच्चे की बॉडी पे खुशबू के लिए हमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप बच्चे की सफाई का ख्याल रखें. हमें पाउडर्स यूज़ नहीं करने 1 साल से कम उम्र बच्चों के लिए. ये जो टैल्कम पाउडर्स या बेबी पाउडर्स होते हैं बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के ज़रिए चेस्ट में जम सकते हैं जाकर. तो इस चीज़ को अवॉइड करें. अगर आपको यूज़ करना है तो आप लोशंस यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं. ठीक है. सेकंड चीज़ ये कि बच्चे को बात नहीं देती हैं औरतें, डेली नहलाती नहीं है, सर्दी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप चाहें तो आप डेली बात दे सकती हैं नीम गर्म पानी के साथ. अगर आप डेली नहीं दे रही हैं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे बात ज़रूर दें. इससे भी जो स्किन की एलर्जी, दाने, ये सब मसले ठीक हो जाएंगे. और जर्म्स जो वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा लग जाते हैं वो भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से बच्चा सेहतमंद रहेगा. सेहतमंद रहने के लिए डेली नहाना या एटलीस्ट ऑल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाना बहुत ज़रूरी है. तो इन चीज़ों का ख्याल रखें. अच्छा, अक्सर देखा है बच्चों के जो चीक्स क्यूट से रेड से हो जाते हैं. पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो ड्राइनेस की वजह से होते हैं. तो उसके ऊपर आप जो है वैसलीन बार बार लगाएं. बच्चे की स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें, ताकि कोई भी स्किन का मसला ना बने, जैसे एक्जिमा और ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो ड्राइनेस से ही एग्रीवेट होते हैं. तो आप वैसलीन से बच्चे को कवर रखें. वैसलीन बहुत अच्छा एक बैरियर मॉइस्चराइज करता है और बैरियर प्रोवाइड करता है स्किन पे. तो वैसलीन इज़ बेस्ट, आप वो यूज़ करें. ये मैं बात करना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है औरतें न्यूबॉर्न बच्चों के भी फेस को ब्लैंकेट से कवर कर देती है रात को सोते हुए या दिन में सोते हुए, विच इज़ टोटली रॉन्ग. बच्चे का फेस कभी भी, किसी भी एज का बच्चा हो, उसका आप जो है फेस ब्लैंकेट से कवर नहीं करें. स्पेशली जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं वो हिल नहीं सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते. अगर खुदा न खास्ता उनकी सांस रुक जाए
वो तो हिल के बता भी नहीं सकता है, इतने हैवी ब्लैंकेट होते हैं, उसमें से वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता है और बच्चे की खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो फेस का जो इतना पार्ट है ये कभी भी ब्लैंकेट से कवर नहीं करें। अगर आपने बच्चे को अच्छी लेयर्स में कपड़े पहनाए तो ब्लैंकेट डेली देना ज़रूरी है भी नहीं, ठीक है। और अगर ब्लैंकेट देना है तो बच्चे की लेयर्स जो कपड़ों की है वो कम करें और ब्लैंकेट दें, और फेस के ऊपर ब्लैंकेट नहीं आना चाहिए बच्चे के। सर्दियों में बच्चों को धूप लाजमी लगवाएं। धूप के बहुत से फ़वाइद हैं। एक तो विटामिन डी आपकी बॉडी में बनता है जिससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं और वो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि जो भी जर्म्स हैं, काफ़ी ऐसे जर्म्स हैं जो धूप से ही किल हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपके पास ईजली छत अवेलेबल है तो सुबह की धूप बच्चे को लाजमी दिलवाएं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और बाकी जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। इवन 6 to 7 मंथ से आप जो है बच्चे को एग भी दे सकते हैं, यखनी भी दे सकते हैं। बच्चे के टॉलरेट करने पे डिपेंड करती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बच्चे की डाइट में आप फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो हैं जैसे ऑरेंजेस आए हुए हैं देख लें, बस इतने दें कि बच्चे का गला ख़राब नहीं हो, लेकिन उनके अंदर विटामिन सी होता है जो बहुत अच्छे हैं इम्यूनिटी के लिए। साथ में सूप का यूज़ डेली करवाएं आप। एग्स जितने चाहें दे सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं बच्चों को। तो ऐसी चीज़ें उनकी डाइट में रखें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है बूस्टअप रहे। जब एक चीज़ जो पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत मुश्किल है कि गैदरिंग अवॉइड करें, जितना हो सके फालतू बाहर आना जाना अवॉइड करें। वजह यह है तो कोविड, ओमिक्रॉन, जो मुख्तलिफ मसाइल ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो फ्लू, एक नॉर्मल फ्लू भी है वो एयर के थ्रू हमें लगता है, ठीक है। जैसे मैं आज स्नीज़ करूँगी, छींक मारूँगी, कफ लूँगी, ये वाली एयर दूसरे इंसान के पास जाएगी और उसे हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज़्म ये है, ये सब वायरल चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो आप छोटे बच्चों को जितना कम बाहर ले जा सकते हैं गैदरिंग्स में अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे को हैंड वॉशिंग प्रॉपर सिखाएं, बार बार दिन में उनके हैंड वॉश करवाएं, उन्हें बताएं कि खाने से पहले, खाने के बाद आपको हैंड वॉश करने हैं, वॉशरूम से पहले, वॉशरूम के बाद हैंड वॉश करने हैं, ताकि बार बार वो अपने हाथ धोते रहेंगे तो जो भी वायरसेस हैं, जर्म्स हैं, ये सब जो हैं वॉशअप होते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो है हम बच्चों को कफ जो एटिकेट्स हैं वो नहीं सिखाते हैं। कफ एटिकेट्स क्या हैं कि अगर मैं खांसी कर रही हूँ या मुझे छींक आई है तो मैं एल्बो यूज़ करूँगी अपनी, मैं अपने हाथ में ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करना। जब मैं ऐसे करूँगी तो मेरे सारे जर्म्स जो हैं मेरे हाथों पर लगेंगे और फिर यही हाथ से मैं नेक्स्ट चीज़ उठाऊँगी, जब अगला बंदा वो चीज़ उठाएगा उससे लगेंगे और इस तरह ये स्प्रेड होता जाता है। लेकिन जब मैं अपनी एल्बो पे कफ करूँगी, एल्बो पे स्नीज़ करूँगी तो ये यहाँ से स्प्रेड नहीं होगा। अगर टिश्यू पेपर है तो वो भी गुड थिंग है, लेकिन टिश्यू से भी बहुत बेहतर है कि आप बच्चे को कफ एटिकेट सिखाएं कि अगर बेटा आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो दूसरे से अपना सर साइड में करके ऐसे आपने करना है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो इससे बच्चे को भी समझ आती है कि किस तरह ये इन सब चीज़ों के स्प्रेड को हम रोक सकते हैं और बच्चे की भी नॉलेज में इजाफा होता है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। तो आई होप ये मेरी वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी सब मदर्स के लिए जो परेशान रहती हैं। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहती हूँ, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ मत करें। आई हैव पर्सनली सीन कि बहुत सी ऐसी मदर्स हैं, बच्चे को एक बार खांसी आई, एक बार कफ आई या स्नीज़ हुआ, फ़ौरन ही उसे खुद से मेडिकल स्टोर से पूछ के एंटीबायोटिक्स ले आए और एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं और बच्चा ठीक भी हो जाता है, तो उनका और एतमाद पक्का हो जाता है कि एंटीबायोटिक्स इस चीज़ का हल है। ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को कफ या फ्लू हुआ है तो आप उसे स्टीम दें। अगर स्टीम नहीं दे सकते हैं या डर लगता है पानी, गर्म पानी से, तो नेबुलाइज करें। सबसे इजी तरीका ये है, नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज करें या स्टीम दें। ये सब चीज़ें वायरल होती हैं, ये अपने टाइम से ही जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरसेस के लिए उन पर कोई असर नहीं होता है एंटीबायोटिक्स का वायरसेस के ऊपर, इसलिए इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। और स्टीम और नेबुलाइज जो है फर्स्ट आपका एक होना चाहिए स्टेप, रेदर देन कि आप फ़ौरन एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। हाँ, अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर से भी हमेशा वजह पूछें कि आप एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं। आपका राइट है क्वेश्चन करना, तो ये बात हमेशा पूछें। अगर बच्चे की चेस्ट बहुत ब्लॉक है, रेशा हो गया है, बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया की तरफ जा रहा है बच्चा, देन तो समझ आती है एंटीबायोटिक्स की नीड। लेकिन अगर नॉर्मल फ्लू में एंटीबायोटिक्स की कोई नीड नहीं होती है और ये अपने टाइम से ही जाता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई सवाल हो ज़रूर पूछ सकते हैं। डू ज्वाइन माई ग्रुप फॉर वुमेन्स ओनली, ठीक है, मेल्स अलाउ नहीं है उस ग्रुप में, सेहत की बात
अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर डॉक्टर आयशा असद के नाम से मेरी आईडी है, उसे फॉलो करें। थैंक यू, बाय।